आज की इस वीडियो में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत ज्यादा बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे दिल में एक बात है जो करना बहुत लाजमी है। 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आती है फॉर्मर इंडियन प्लेयर सुनील गावस्कर की तरफ से। सनी भाई की हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो उन चंद क्रिकेटर्स में से एक हैं जो गेम को बहुत कुछ दे के गए हैं। तो हमने रिस्पेक्ट के दायरे में रह के बात करनी है। हमसे बहुत बड़े हैं वो, लेकिन कुछ सख्त सवालात उनके सामने मैं लाजमी रखना चाहता हूं। अगर आपने मिस किया है, आपने नहीं सुना, तो मैं आपको बता देता हूं कि सुनील गावस्कर ने एक बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट दी है। अबरार अहमद, पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर जो पिक हुए हैं द 100 लीग में, एक इंडियन फ्रेंचाइज सनराइजर लीड्स यानी सनराइजर्स हैदराबाद की जो ऑनर है काव्या, उन्होंने द 100 लीग की अपनी टीम सनराइजर्स लीड्स में अबरार अहमद को पिक किया। इसके ऊपर इंडियन यूट्यूबर्स ने तो शोर मचाना ही मचाना है, क्योंकि इंडियन टीम आजकल खेल नहीं रही। अब उनको अपना कंटेंट भी तो बेचना है ना। पाकिस्तान के ऊपर उन सब का सब कुछ चलता है। उन पे तो खैर हमने क्या ही बात करनी, उनको इग्नोर करो सबको। सुनील गावस्कर की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि अबरार अहमद को जो पैसे मिलेंगे, अबरार अहमद उनमें से टैक्स के पैसे देगा अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट असला खरीदेगी और इंडिया में दहशतगर्दी करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है। ये सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमने आज से पहले कभी किसी वीडियो में नहीं कही। आपको पता ही है कि मेरा यूट्यूब चैनल और काफी ज्यादा पाकिस्तानियों का यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन है, एंड वी डोंट केयर। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब इंडिया की गवर्नमेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल्स इंडिया में बैन करवाए, तो उन्होंने एक केस बनाया था। वो केस ये था कि ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ना, ये यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और ये उन पैसों में से टैक्स देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, और उनकी गवर्नमेंट फिर असला खरीदती है और वो असला खरीद के वो इंडिया में दहशतगर्दी करते हैं। यानी इनके दिमाग में ना हर चीज बॉलीवुड की मूवी हो रही है। हम जब भी सारे पाकिस्तान में अपने अपने कमरों में जाते हैं, हम इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। हम हर टाइम सुरमा लगा के, स्कार्फ पहन के, टोपी पहन के, भाईजान जनाब, हम ये सब कर रहे होते हैं और हम सिर्फ इनके खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं। भाई ये डिनाइल में रहते हैं। अच्छा, फिर आपने नैरेटिव समझना है। इन्होंने वो एक नैरेटिव बनाया सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, ये सारे अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, अंदर खाते अपनी गवर्नमेंट को पैसे देते हैं कि ये लो मेरे इस महीने के पैसे, जाके असला खरीदो और इंडिया को बताओ कि मकसद क्या है। मतलब इनके मुताबिक तो भाई यहाँ पे ना ये धुरिंदर चल रहा है इनके मुताबिक यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए, हाथ नहीं मिलाए। ये सब कुछ बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर एक तयशुदा नैरेटिव है जो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बिल्डअप कर रहे हैं। अब ये इतने कामयाब हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली कि आम लोगों में, जो इंडिया के आम लोग हैं, उनके अंदर भी पाकिस्तान को लेकर नफरत आ गई है। हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम जानते हैं पहले लोगों के अंदर इतनी नफरत नहीं थी। अभी भी बहुत लोग हैं जो बीजेपी के नैरेटिव को समझते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को ना दिमागी तौर पे वॉश कर दिया है। उनको समझ नहीं आती कि ठीक क्या है और गलत क्या है। अब द ग्रेट सुनील गावस्कर जो कि क्रिकेट को इतना कुछ दे के गए हैं, उनके मुंह से ऐसी बात निकलना, भाई मैं ये मान ही नहीं सकता कि इनकी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ प्रेशराइज कर रहे हैं क्रिकेट के बड़े फिगर्स को, और इनको हर चीज पे आजकल ना सिर्फ सियासत करनी है। आजकल वैसे ही नरेंद्र मोदी के ऊपर इंडिया के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, उनकी फॉरेन पॉलिसी एक्सपोज हुई है। लोग ये समझते थे इंडिया में कि अमेरिका को हम आंखें दिखाएंगे, लेकिन बाद में पता लगा वो तो बिग बॉस है। तो बड़ी मुश्किल हुई है इस टाइम नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क में उन चीजों से बचने के लिए ना, जो चीज ट्रेंड में चल रही होती है, ये उसका इस्तेमाल करके अपने अवाम को जरा पाकिस्तान के अगेंस्ट मजीद नफरत फैलाते हुए ये लोग देखना चाहते हैं।
सुनील गावस्कर साहब से पहला सवाल तो मेरा यह है कि अगर आपका ये मौकफ है पाकिस्तान के बारे में, तो आप फिर ये T20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री क्यों कर रहे थे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ? इवन एशिया कप में भी आप कमेंट्री करते हुए नजर आए। यानी ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? ये बहुत सख्त अल्फाज हैं। सुनील गावस्कर हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे लेजेंड हैं गेम के, हमारी गेम को बहुत कुछ देके गए हैं। मतलब हमारे जो भी पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स हैं, अब पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स मिसाल के तौर पे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, जो कंट्री को कुछ दे के गए हैं, मैं बड़े क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, वो भी सनी भाई को जब मिलते हैं ना, तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं कि यार ये बंदा ना गेम को कुछ दे के गया है। तो मेरा आपसे, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सख्त सवाल लाजमी पूछें उनसे। मिसाल के तौर पे अगर आपका ये नैरेटिव है, आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ फिर हंस के बात क्यों कर रहे थे, आपने कमेंट्री क्यों की, आप ये सख्त सवाल करें, लेकिन आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। रिमेंबर वन थिंग, हम पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो इंडिया में हर बंदा गाली गलोच को आम करके बैठा हुआ है, अपनी माओ बहनों के सामने वो लोग गालियां निकालते हैं और इसको उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है। उनमें और आप में फर्क है। आपने गालियां नहीं निकालनी, आपने रिस्पेक्ट का दायरा बरकरार रखना है, उसको क्रॉस नहीं करना। और सिर्फ एजुकेशन ही है, सिर्फ तालीम ही है जो आपको उनसे आगे ले जा सकती है। आज इंडिया बहुत शोबों में पाकिस्तान से आगे है, वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से स्पेशली बहुत आगे है। एक ही चीज आपको उनसे आगे ले जा सकती है, वो सिर्फ एजुकेशन है, वो सिर्फ तालीम है। और जितनी मर्जी तालीम आपने हासिल की हो, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपकी जुबान गंदी है। तो जुबान अपनी साफ रखो, अपने सवाल सख्त करो, अपने लफ्जों का चुनाव ठीक रखो, ताकि दूसरे बंदे को थोड़ी टेंशन भी हो कि यार इसने सख्त सवाल मेरे से कर लिया है और आपने तहजीब का दायरा भी ना क्रॉस किया हो। तो ये लाजमी मेरे लिए कंसर्निंग बात है कि सुनील गावस्कर ने ऑल ऑफ सडन ये स्टेटमेंट क्यों दे दी। यानी मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं अगर उनकी गवर्नमेंट ने सनी भाई को इसमें यूज किया है, क्योंकि इंडिया में ये चीज इस टाइम ट्रेंड कर रही है ना। दे हैव नथिंग टू डू दीज डेज। इंडिया ने वर्ल्ड कप खेला हुआ है, हमें पता भी नहीं है कि उनकी अगली कौन सी सीरीज है, ना ही हमें उससे कोई फर्क पड़ता है, ना ही हमारा उससे कोई ताल्लुक है। सो उनके पास आजकल कंटेंट बनाने के लिए कुछ नहीं है। अब अबरार लीड्स में चला गया है तो बेचारों का ये महीना थोड़ा अच्छा निकल जाएगा, थोड़े पैसे वो कमा लेंगे थोड़े बहुत। सो अच्छी बात है, अगर हमारे किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की वजह से इंडियन यूट्यूबर्स थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं तो आई एम हैप्पी। मैं तो हमेशा कहता हूँ वो पंजाबी गाना ना, मेरी दुआ के सारे बह के खान रोटी, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है इस चीज की कि हमारा पाकिस्तानी क्रिकेटर लीड्स में पिक हुआ है। तो भाई यूट्यूबर्स इंडियन थोड़े पैसे कमा लेंगे इससे, हमारे पाकिस्तानियों पे बात करके, वी डोंट माइंड। ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेशनल T20 की बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, और पाकिस्तान सुपर लीग में हम पिंडीज की बात भी करेंगे, हम रावलपिंडी पिंडीज की बात भी करेंगे, और फिर हम रावलपिंडीज को मिला के भी बात करेंगे। यानी ये क्या चल रहा है दुनिया में? कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे ज्यादा नलायक नहीं हो सकती जितना नलायक हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह लो, पाकिस्तान सुपर लीग कह लो, सेम लोग इन्वॉल्व हैं, एक ही बात है। दो चार बंदे पाकिस्तान सुपर लीग में है जो क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, एक ही बात है। खैर, ये कैसे हो सकता है कि एक फ्रेंचाइज बिकती है पिंडी के नाम से, रावलपिंडी के नाम से, वो क्रिकेट बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अपना नाम अनाउंस कर देती है, अपना लोगो अनाउंस कर देती है, वो अपने शहर रावलपिंडी में एक्टिविटीज करवाते हैं। एक तो मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा इख्तलाफ है कि रावलपिंडी में जो एक्टिविटीज करवाई गई हैं उसमें वन विलिंग दिखाई गई है कि लड़के वन विलिंग कर रहे हैं, ये रावलपिंडी का ट्रेंड है, ओ वी आर पिंडी बॉयज। जस्ट शेम ऑन यू गाइस, दिस इज इलीगल। आप किस तरह प्रमोट कर सकते हैं वन विलिंग को यार? और मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने इन सब को पकड़ा क्यों नहीं। मैं तो कहता हूं आप रावलपिंडी के ओनर को पकड़ें और उससे जरा बात करें कि भाई आप ये क्या प्रमोट करवा रहे हैं सोशल मीडिया स्वैग के नाम पे कि वो यार रावलपिंडीज, हम तो पिंडीज बॉयज हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप
बेटा कानून को हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन हमारे कानून चलाने वाले इदारे जरा एक्टिव हो जाएं भाई, क्योंकि काफी इलीगल एक्टिविटीज रावलपिंडी वालों ने की हैं, वन विलिंग कर रहे हैं। दिस शुड नॉट बी ऑन। मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने वो सारी सड़कें किराए पे लेके एक सेट लगाया होगा कि हमने यहाँ पे शूटिंग करनी है। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। नॉर्मल एक बंदा कैमरा लेके खड़ा होगा और रोड पे सारे वन विलिंग करके जा रहे हैं, और ये चीज सोशल मीडिया पे भी आती है और किसी को इस चीज का कोई एहसास नहीं है। भाई आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? मुझे इस चीज की बड़ी तकलीफ है कि हम अपनी जनरेशन का नहीं सोचते, हम अपने बच्चों का नहीं सोचते। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा, ये हम एक कम्युनिटी है भाई। हमने एक दूसरे के बच्चों के बारे में सोचना है। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, हमने एक दूसरों के बच्चों के बारे में सोचना है। अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई चीज गलत दिखती है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। यार ये तो हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, हमारे बच्चे ये करने की कोशिश करेंगे और हमें पता भी नहीं होगा। काफी कुछ ऐसा सुनने में आता है ना कि फलां बच्चा, किसी का बेटा, किसी का भाई वन विलिंग करते हुए डेथ हो गई उसकी, सुनने में आता है ना, तो आपको क्या ही फर्क पड़ जाता है? अल्लाह ना करे आपको फर्क तब पड़ेगा जब कोई आपका घर वाला या आपके सर्कल का बच्चा जब कोई ऐसी हरकत में मुलविस होगा। और पीएसएल की फ्रेंचाइज जब इन चीजों को प्रमोट करे खुलेआम और किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया, इस चीज का मुझे ज्यादा अफसोस है। खैर, ये कैसे हो सकता है कि वो अपना नाम फाइनल करते हैं पिंडीज, और उसके बाद जब पीएसएल पहली दफा इनका नाम अनाउंस करती है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेड्यूल जारी करती है, तो उसमें इनका नाम था रावलपिंडी पिंडीज, विच वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस। अच्छा, उसके बाद रावलपिंडीज इन्होंने नाम कर दिया मिला के। ट्विटर पे इन्होंने रावलपिंडीज रखा हुआ है, इंस्टा पे भी इन्होंने रावलपिंडीज रखा हुआ है, लेकिन फेसबुक पे अभी भी पिंडीज है। अच्छा, फिर जो इनके ऑनर हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती। मुझे लगता है ये दूसरा अली तरीन है। ये शायद 1-2 साल के बाद अली तरीन से भी 2 हाथ आगे जाएगा। जो इनके ऑनर की हरकतें हैं, वो सोशल मीडिया पे भाई साहब आके कह रहे हैं कि पेपर वर्क तो करना होता है ना, बट वी विल बी ऑलवेज पिंडीज। यार है कि टेप बॉल दी लीगेगी, है पेपर वर्क करना होता है। मतलब पीएसएल आपको रावलपिंडीज कह रही है, आपके लोगों में पिंडीज लिखा हुआ है। भाई शर्ट के ऊपर क्या प्रिंट होना है? आपने ठीक है रावलपिंडीज की टीम ले ली है, लेकिन जो आपकी हरकतें हैं, मुझे लगता है 1.5-2 साल ही है आपका पीएसएल में। तो पाकिस्तान सुपर लीग की मजबूरी ये है, या मैं दूसरे लफ्जों में कहूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की नालायकी ये है कि उनको इतने ज्यादा पैसे मिल गए हैं, अब उनको इनकी ड्रामेबाजियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं ना कि ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ऊपर होना चाहिए। तरीकाकार इन लोगों ने सेट करना है, लेकिन ये तरीकाकार कैसे सेट करेंगे? ये सलमान नसीर साहब, ये सारे नालायक लोग हैं। ये तो रोड शो करने चले जाएं लंदन और न्यूयॉर्क, तो यहां पाकिस्तान सुपर लीग के दफ्तर में ताला लगा होता है, पीछे कोई बंदा ही नहीं होता। वो एक इनका सोशल मीडिया में रिसोर्स है, उसकी ब्रिटिश नेशनैलिटी है, और उसको ये रोड शो के लिए लंदन नहीं लेके गए, तो मतलब इनका क्या मकसद होगा? और सोशल मीडिया पे ये कितना ही गंदा काम कर रहे थे, उन दिनों मैंने हाईलाइट किया था। तो इनका थिंक टैंक क्या है? फजूल में जिन लोगों की जरूरत नहीं है उनको ट्रैवल कराना, और जिनको भेजना चाहिए उनको ना भेजना। ये सब कुछ समराइज करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अंदर से कितनी टॉक्सिक है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर का माहौल कितना टॉक्सिक है। ये किसी दिन आपको मैं बताऊं, आपका ईमान उठ जाए इस क्रिकेट बोर्ड से। यानी एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी कि मेरा बॉस मुझे गालियां निकालता है। अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं ना, उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं और वो बॉस कौन था। कभी रेलिवेंट इस पे बात होगी और मुझे इजाजत हुई उस रिसोर्स की तरफ से बताने की, तो शायद मैं आपको बता भी दूं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी, कोई मेरा ख्याल है 2-2.5 साल पहले, और वो बहुत बड़ी पोजीशन का एम्प्लॉय था, इस वजह से कि मेरा बॉस मुझे गालियां निकालता है। तो खैर, क्या ही भाई आप इन सब पे बात करें। अब पता नहीं ये पिंडीज है, क्योंकि ऑनर रावलपिंडी के ये कहते हैं कि पेपर वर्क में तो रावलपिंडीज लिखना पड़ेगा ना। तो भाई आई एम सॉरी रावलपिंडी फैंस, मुझे नहीं पता कि आपकी टीम का नाम पिंडीज है, आपकी टीम का नाम ऑन पेपर्स रावलपिंडी पिंडीज है या रावलपिंडीज है, आई डोंट नो भाई। अपने ऑनर से पूछें, वो ही आपको इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मैंने आपको एक खबर दी थी तकरीबन हफ्ता पहले। शेड्यूल तो आपके सामने आ गया है, ऐसा लग रहा है कि हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है।
लेकिन गल्फ रीजन के हालात अभी भी सेटल डाउन नहीं है। यानी आज की ही खबर है कि पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं गल्फ रीजन की वो तकरीबन सारी कैंसिल कर दी गई हैं। पहले पीआईए की फ्लाइट चल रही थी दुबई की बजाय फजेरा तक के लोग यूएई से कनेक्ट हो पाए, वो भी आज कैंसिल हो गई हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो काफी महदूद फ्लाइट्स चल रही हैं, इतने ज्यादा प्लेयर्स ने पाकिस्तान आना है, प्लेयर्स के अलावा उससे पहले उन प्लेयर्स से पहले ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान आना है। ब्रॉडकास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, साउथ अफ्रीका से भी आते हैं, जिम्बाब्वे से भी आते हैं, और ये सारे एमिरेट्स या कतर वगैरह से आते हैं, और मसला ही सारा इन कंट्रीज में है। तो पाकिस्तान सुपर लीग क्या टाइम पे शुरू हो पाएगी? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मुश्किल है ना, और हमारे रीजन के आजकल हालात आपके सामने ही हैं। देखते हैं भाई, अल्लाह करे कि पाकिस्तान सुपर लीग टाइम पे ही शुरू हो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एक खबर जिस पे मुझे बहुत ज्यादा अफसोस नहीं है, हैरानगी है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम हैदराबाद ने अपना कप्तान अनाउंस किया है, और कप्तान उन्होंने रखा है मार्नस लबुशेन को। अब ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग को ना वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े नाम हर सीजन में चाहिए होते हैं अपनी लीग को चार चांद लगाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लेयर टी20 का है भी है कि नहीं। यानी मार्नस लबुशेन ने आपके ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कितने टी20 इंटरनेशनल खेले होंगे? सिर्फ एक, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। मार्नस लबुशेन ने कभी टी20 में कप्तानी ही नहीं की, बल्कि वो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हैं। मेरा ख्याल है कोई 121-22 का उनका स्ट्राइक रेट है। फारग प्लेयर है वो टी20 का। बल्कि देख ही लेते हैं इसमें मुश्किल क्या है। मैंने कुछ दिन पहले इसके नंबर्स देखे थे, मेरे ख्याल से 121-22 का ही स्ट्राइक रेट होना है, इससे ज्यादा इसका हो नहीं सकता। मार्नस लबुशेन, हाँ जी, बिग बैश में मार्नस का 121 का स्ट्राइक रेट है और 22 की एवरेज है। यानी ये कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा ही नहीं है। इसके अलावा अगर मैं इसके ओवरऑल टी20 के नंबर्स देख लूं तो उसमें 126 का स्ट्राइक रेट है, 1000 उसके रन्स हैं भाई। अब मार्नस लबुशेन को किसने कप्तान बनाया होगा? हैदराबाद के कोच ने। हैदराबाद का कोच कौन है? जेसन गिलेस्पी। तो शायद उनका एक मौकफ ये हो, उनकी शायद प्लानिंग ये हो कि हमने ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट में लाना है, पाकिस्तान सुपर लीग में लाना है, या हैदराबाद की फ्रेंचाइज में लाना है। हम इसको प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन मार्नस को कप्तानी करवाना, ये सेंस नहीं इतनी बना रही चीज। और अगर मैं स्पेसिफिकली मार्नस लबुशेन की बात करूं, अगर आपने अमेजोन पे इनकी डॉक्यूमेंट्री देखी है द टेस्ट की, और ओवरऑल अगर आपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है, मार्नस लबुशेन एक बड़ा जॉली किस्म का कैरेक्टर है, जो स्टीव स्मिथ को अपना गुरु मानता रहा है सारी जिंदगी, और बड़ा ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा लाइट रखता है। मिसाल के तौर में जैसे पाकिस्तान क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में हसन अली का काम है ना, प्लेयर्स को इजी रखना, मजाक करना, चिल माहौल रखना, ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में वो मार्नस का काम रहा है, और इसको बड़ा लाइट लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में। उसको आपने अपनी फ्रेंचाइज का कप्तान बना दिया। यानी ये वो बंदा ही नहीं है जो लीडर हो, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने कभी किसी लेवल पे उसको कप्तानी नहीं करवाई, आपने उसको कप्तान बना दिया। अब आप मेरे से पूछें कि हैदराबाद का कप्तान किसको होना चाहिए था? मेरे ख्याल से आपके पास साइम अयूब से बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकती थी। पाकिस्तान शायद अगले 4-5 साल में साइम अयूब को अपना कप्तान देखता है, अगर पाकिस्तान प्रोसेस के थ्रू जाए। यानी अगर आपने साइम को कप्तानी देनी है तो आप साइम को सीधी कप्तानी नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे आपका व्हाइट बॉल का कप्तान है सलमान अली आगा। मुझे लगता है सलमान अली आगा आपका वनडे का कप्तान भी बन जाएगा 2027 से पहले। टी20 का तो फिलहाल वो ऑलरेडी कप्तान है। साइम अयूब को आप बनाएं आगा का वाइस कप्तान, और पूरे कंट्री में अनाउंस करें कि यार ट्रांजिशन होगी। सलमान अली आगा जब कप्तानी से जाएगा
कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी कोच हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजिशन होगी और साइम अयूब को कप्तानी दी जाएगी। ये होते हैं प्रोसेस। शफाफ तरीके से लोगों के सामने आप प्रोसेस बनाएं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो साइम अयूब को ठीक है इन्होंने कप्तान नहीं बनाया, बट अभी भी मैं ये चाहूंगा कि ये साइम अयूब को वाइस कप्तान बनाए अपनी फ्रेंचाइज का। मार्नस लबुशेन जिस तरह का प्लेयर है, अब आपने उसको कप्तान बना दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लीग के सारे मैचों में खेल पाएगा। अब वो कप्तान है तो शायद वो खेल जाए, लेकिन एज ए बैटर हो सकता है उसके 3-4 मैच बड़े गंदे चले जाएं। अब वो कप्तान है तो मजबूरी है उसका खेलना, लेकिन अगर वो एज ए नॉर्मल बैटर खेल रहा हो और कप्तान कोई और हो, तो शायद मार्नस लबुशेन 4-5 मैचों के बाद बेंच में बैठा हो और कोई दूसरा उसको रिप्लेस करे प्लेइंग 11 में। लेकिन अब आपने उसको कप्तान बना दिया, तो हैरानगी हुई है मुझे इस डिसीजन पे, क्योंकि मैं ये चूरन नहीं ना खरीदता। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट पाकिस्तान में आ जाएगा, ये वो ठीक है, लेकिन फिर वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाला बंदा भी तो आपको लाना है ना पाकिस्तान में। कोई पता लगे कोई एक्टिव क्रिकेटर आया है जो ऑस्ट्रेलिया का भी कप्तान है या एटलीस्ट उनकी टीम में है, फिर जाके चीजें समझ आती हैं। इसके अलावा आपका नेशनल T20 कप आप सब देख रहे हैं, उसमें हसन नवाज के बारे में मुझे बहुत मैसेजेस आए और ऑब्वियसली मैंने देखा कि हसन नवाज ने किस तरह मैच फिनिश किया। आपके नेशनल T20 का टॉप स्कोरर भी है, 13 छक्के लगाए हैं। और जिस तरह से छक्के छोड़ो यार, जिस तरह से मैच फिनिश करने की एबिलिटी हसन नवाज ने आपको चौथे नंबर पे दिखाई है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और डूब मरने का मुकाम है सलमान अली आगा के लिए, डूब मरने का मुकाम है माइक हेसन के लिए, और डूब मरने का मुकाम है आकिब जावेद के लिए, जिन्होंने ट्रस्ट नहीं किया हसन नवाज के ऊपर। मैं तो बहुत दफा आपको बता चुका हूं कि हसन नवाज को वनडे के डेब्यू कराने के मैं हक में नहीं था वेस्ट इंडीज में, लेकिन इन्होंने करा दिया। उसने वहां भी मैच फिनिश कर दिया। वो आपको एक तोहफा मिल गया था कि आपको एक फिनिशर मिल गया जो स्पिनर्स को भी निकल के मारता है। अब एक बच्चा अगर आपको मिल ही गया है हसन नवाज, तो क्या वो हर मैच में रन करेगा? नहीं यार, उसके ऊपर भी बुरा टाइम आएगा, उसके भी 5-6 मैच ऑन द ट्रॉट खराब जाएंगे। लेकिन ये फेवरेटिज्म क्यों? क्या साइम अयूब को हद से ज्यादा बैक नहीं किया गया? किया गया है ना। अगर मैं आपको बहुत पीछे ले जाऊं तो टेस्ट में फेल होने के बावजूद सरफराज और मिकी आर्थर ने क्या बाबर आजम को बैक नहीं किया? किया है ना। जब हसन अली की बॉलिंग इतनी गंदी जा रही थी, तो क्या उसको पाकिस्तान ने बैक नहीं किया? किया ना। तो ऐसा क्यों है कि आप पिक एंड चूज करते हैं? लेकिन अगर कामरान गुलाम कि 2 मैच खराब चले जाएंगे तो वो इतना गंदा हो जाएगा कि वो फिर 15 में भी नहीं रहेगा, वो 20 में भी नहीं रहेगा। और हसन नवाज के अगर 3-4 मैच गंदे चले गए तो उसको हम इतनी बड़ी सजा देंगे कि वो फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट घर वाली सीरीज भी नहीं खेलेगा। और सीनियर्स खेलेंगे जिन्होंने 4-4 5-5 वर्ल्ड कप्स खेले हैं। तो ये ज्यादती नहीं है तो क्या है ये? अगर आप सिंसियर हो ना, हसन नवाज को आप पाकिस्तान टीम में लाना चाहते हो, आप अब्दुल्ला शफीक को वापस वनडे में लाना चाहते हो, तो बच्चों ने, और इस लिस्ट में कामरान गुलाम भी है, इनको मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूं, तो इन बच्चों ने आपको एक सैंपल साइज प्रोवाइड कर दी है कि यार प्लीज हमको कंसीडर करो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और मुझे माइक हेसन की समझ नहीं आती। देखो, अगर माइक हेसन एक गोरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोफेशनल है। जो हरकतें माइक हेसन ने आपको पिछले 4-5 साल में प्लेइंग 11 और मैच के टेक्टिकल डिसीजंस अपने करके दिखा दी हैं, यानी विकेट लेने के बाद बॉलर अगला ओवर नहीं करेगा, जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा ऑन द डे उस्मान तारिक, वो आधा मैच गुजर चुका होगा, ऑपोजिशन का बल्लेबाज ईशान सेट हो चुका होगा, वो फिर ही आएगा क्योंकि प्री डिसाइडेड है हेसन की तरफ से। तो ये चीजें सेंस नहीं बनाती। तो इन सब को सोचना है ना कि आगे टाइम नहीं है आपके पास। आपके सिर्फ 3 वनडे इंटरनेशनल मैच हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद शायद आपकी एक ट्राई नेशन सीरीज हो जाए साल के आखिर में श्रीलंका और इंग्लैंड के अगेंस्ट। चलो उसमें भी पाकिस्तान कितने मैच खेल लेगी? 4-5। भाई साहब, वनडे मैच ही नहीं है आपके पास। तो आपने जो फजूल में इतने यंग बच्चों को भेजे, और हमने काफी बात की पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के दौरान, जो आपने अनडिजर्विंग लड़कों को भेजा है, क्या अचीव कर लिया आपने उनसे?
आपकी वनडे की टीम तो इस टाइम इतनी सेटल होनी चाहिए कि कोई बंदा अपनी जगह से ना हिले, हर प्लेयर का आपके पास बैकअप हो। और जरूरी नहीं है कि वो बैकअप पाकिस्तान टीम के साथ आप ट्रेवल करवा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए यार कि अगर किसी मैच में आगा अल्लाह ना करे इंजर्ड हो जाता है तो आगा का बैकअप ये है, अगर किसी मैच में साइम इंजर्ड हो जाता है तो साइम का बैकअप ये है। और आप उन बैकअप्स को बताएं कि यार एक साल है वर्ल्ड कप में, सिर्फ एक साल, ये ऐसे गुजरना है एक साल। आप प्लेयर्स को भी बताएं और आप उनके बैकअप्स को भी बताएं और आप उनको साल पहले क्लैरिटी दें। मैं देखता हूं आप कैसे नहीं सेमीफाइनल खेलते यार, क्योंकि जब आप बच्चों को बता देते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने कामरान गुलाम को बता दिया, आपने अब्दुल्ला को बता दिया, फिर उनकी तैयारी मुख्तलिफ होगी, वो डिफरेंट माइंडसेट में होंगे। वो पूरा साल सिर्फ वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अपनी बॉडी पे काम करेंगे, अपनी ट्रेनिंग तगड़ी रखेंगे, क्योंकि आपने उनको एक मकसद दिया होगा कि हमने वर्ल्ड कप खेलना जाके साउथ अफ्रीका में। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है, आप अगर मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया दे सकते हैं, आप मिसालें हजार हैं आपके पास, अभी से नहीं शुरू से इतना पैसा है। आपने वो पाकिस्तान जूनियर लीग पे मेंटोर्स को कितने पैसे दिए यार, करोड़ प्लस पाकिस्तानी मेंटोर्स को आपने पैसे दिए हफ्ते 10 दिन के लिए। अभी आपकी पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें भी बिक गई हैं, आपके पास और ज्यादा पैसे आ गए। अगर आपके पास वनडे मैचेस नहीं है, आप अपने वर्ल्ड कप पड़े लड़कों को एक दूसरी टीम बना के, जो आपकी अपनी ही टीम हो पाकिस्तान की, आप इनको साउथ अफ्रीका भेजें। अब पाकिस्तान टीम की इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं है, 3 आपने ऑस्ट्रेलिया से खेलनी है, फिर आपकी टेस्ट क्रिकेट है, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड, फिर आपका ड्राई पीरियड आएगा। आपके जो वर्ल्ड कप वाले 25 लड़के हैं, अगर आप उनको टूर कराएं साउथ अफ्रीका का, एक दफा नहीं 2 दफा कराएं यार। और साउथ अफ्रीका कोई बहुत ज्यादा महंगी जगह नहीं है। एक जो सबसे महंगी चीज आपको साउथ अफ्रीका पड़ेगी वो ट्रेवलिंग कॉस्ट है, उसके बाद साउथ अफ्रीका कोई इतनी महंगी जगह नहीं है। आप साउथ अफ्रीकन किसी क्लब से कांटेक्ट कर सकते हैं, यू आर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लोग आपके साथ खेलने के लिए इंटरेस्ट शो करेंगे। आपके 25 लड़के हैं, उनको आप खिलाएं साउथ अफ्रीका में जाके, उनको प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि आपका मकसद फिर ओडीआई वर्ल्ड कप है ना। ये कितना मुश्किल है। देखो, अगर मैं इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी ऐसी पोजीशन पे हूं ना कि मेरे हाथ में डिसीजन मेकिंग हो, मेरा मकसद इस टाइम सिर्फ 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप होगा और मेरा हर कदम उस ट्रॉफी को सोच के होगा कि ये ट्रॉफी मैंने कैसे जीतनी है, मेरी टीम ने कैसे जीतनी है। और मैं अपनी टीम को, अक्टूबर नवंबर में है ओडीआई वर्ल्ड कप अगले साल, मेरा टारगेट होगा कि मैं साउथ अफ्रीका से लगातार कांटेक्ट करूं, मैं साउथ अफ्रीका से मीटिंग्स करूं, मैं जो बर्ग उनको मिलने जाऊं और उनको कहूं कि ठीक है एफटीपी में हमारी सीरीज नहीं है बट हम प्लान करते हैं। आप हमें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप हमें 2 दफा बुला लें, एक दफा आप हमारे साथ 3 वनडे खेल लें, फिर 2-3 महीने के बाद हम आपको अपनी जेब से पैसे देते हैं। हमें तैयारी चाहिए, लेकिन हमें कंडीशंस वहां की चाहिए, व्हाइट बॉल के अगेंस्ट हमने प्रैक्टिस करनी है। कितना मुश्किल है ये, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, लेकिन विजन होना चाहिए करने के लिए। खैर, अभी तो पाकिस्तान सुपर लीग की हवा ही चल रही है पाकिस्तान में, और आने वाले दिनों में हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, अब से इंशाल्लाह हमारी रेगुलर वीडियोस आएंगी, वो पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड ही हमारी सारी बातें होंगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में हर मैच के दौरान आपका भाई लाइव बैठेगा और हर मैच की अलग वीडियो आएगी, जस्ट लाइक T20 वर्ल्ड कप। सो रेडी हो जाएं, गुड डेज आर कमिंग बैक। तो इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।